आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं नेट जेआरएफ के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म से संबंधित हैं। इससे पहले कि हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करें, आइए जान लेते हैं बाइट एंगल ऑफ फॉस्फाइन के बारे में और किस तरह से वो फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट का लीनियर होना या फिर ब्रांच्ड होना तय करता है। देखिए, जब भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड का हाइड्रोफॉर्माइलेशन किया जाता है और फॉर्माइलेटेड प्रोडक्ट बनता है तो ब्रांच्ड चेन यानी शाखित उत्पाद और लीनियर उत्पाद, रेखीय उत्पाद दोनों के पाए जाने की बनने की संभावना होती है। लेकिन जैसे जैसे जो बाइट एंगल ऑफ फॉस्फाइन जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये रोडियम के साथ फॉस्फाइन ने कॉम्प्लेक्स बनाया है और दो फॉस्फाइन और रोडियम के बीच में जो एंगल है उसको बाइट एंगल कहा जाता है। तो ये जितना बड़ा होगा रेखीय उत्पाद प्राप्त होने के चांसेस, उसके नतीजे रेखीय उत्पाद प्राप्त होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम देख लेते हैं कुछ फॉस्फाइंस। देखिए, यहाँ 85 डिग्री है, ये मोर देन 120 डिग्री है। उसका मतलब अगर इन दोनों की चॉइस हो, इन दोनों को यूज़ किया जाए लिगेंड के रूप में, तो ये जो लिगेंड के रूप में जब इस्तेमाल किया जाएगा तब रेखीय उत्पाद प्राप्त होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, संभावनाएं ज़्यादा होंगी। और क्योंकि इसका बाइट एंगल कम है तो यहाँ रेखीय उत्पाद प्राप्त करने के चांसेस कम होंगे या नहीं होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं अपना पहला एमसीक्यू सॉल्व। हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ 1 प्रोपीन विथ दिस रोडियम कॉम्प्लेक्स। इस रोडियम कॉम्प्लेक्स में देखिए 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं और अगर हम लिगेंड यूज़ कर रहे हैं, ये जो 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, तो हमसे पूछा गया है द लीनियर हाइड्रोफॉर्माइलेटेड प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड विद हाईएस्ट सिलेक्टिविटी। तो किस इनमें से किस लिगेंड से लीनियर हाइड्रोफॉर्माइलेटेड उत्पाद पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अभी हमने देखा था कि इसका जो बाइट एंगल है वो मोर देन 120 डिग्री है और बाकी इन 3 लिगेंड्स का इससे काफ़ी कम है। तो ऐसे में लीनियर उत्पाद प्राप्त होने की संभावनाएं हैं, ये ऑप्शन नंबर 3 से है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्ट था और एकदम इजी। आइए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। इसमें इपॉक्साइड रिंग हमको दिया हुआ है और दिया हुआ है इरिडियम का कॉम्प्लेक्स जो कि त्रिविम्बादित है। बड़े लिगेंड्स इसके साथ जुड़े हुए हैं और इपॉक्साइड रिंग जो है वो रिंग ओपनिंग होगी। ये जो इपॉक्साइड हमें दिया हुआ है इसके दोनों जो हिस्से हैं वो सिमेट्रिकल नहीं है। अगर बीच में से इसको 2 भागों में 2 हिस्से में बांटे तो ये इधर CH3 लगा हुआ है, इधर कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे में जो इरिडियम है वो उस तरफ से बॉन्ड बनाएगा जहाँ पर त्रिविम बाधा कम है, यानी ये जो बॉन्ड है वो टूटेगा और यहाँ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन जो है उसी दिशा से जुड़ेगा इरिडियम पर जिस दिशा से इरिडियम और कार्बन का बॉन्ड बना है। तो ये जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं उनमें से हमें प्रोडक्ट चुनना है। हम देख सकते हैं कि ये जो 2 ऑप्शंस है उसमें इरिडियम के साथ CO बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी इरिडियम उस कार्बन से जुड़ा है, कार्बन से बॉन्ड बना रहा है जिसमें CO है, जैसा जो कि नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 को हम नेगेट करते हैं। हमारे पास बचा है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। इन दोनों में से हमें चुनना है। देखिए, यहाँ एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर है और वो जो हाइड्रोजन है, देखिए ये CH2 ये इरिडियम के साथ बॉन्ड बनाएगा। देख सकते हैं आप, CH2 ने इरिडियम के साथ बॉन्ड बनाया है और यहाँ जो हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन जो है वो इरिडियम के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब क्योंकि त्रिविम बाधा ज़्यादा है, ये इरिडियम के साथ बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इसीलिए जो हाइड्रोजन होगा उसी दिशा से जुड़ेगा जिस दिशा से कार्बन जुड़ा है। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, ये दोनों तो नेगेटेड हैं, इन दोनों की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ Cl इधर पास में जुड़ा हुआ है जहाँ से CH2 इपॉक्साइड रिंग का है और हाइड्रोजन जो है 180 डिग्री ऑपोजिट में है जो कि संभव नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स, ये जो रिंग है वो टूटेगा। इस कॉम्प्लेक्स के साथ बॉन्ड तभी बनेगा
बनेगा जब हाइड्रोजन भी उसी दिशा से जुड़ा हुआ हो जहाँ से CH2 इपॉक्साइड रिंग का जुड़ा हुआ है। सो दिस इज़ द राइट आंसर। यहाँ क्योंकि Cl पास में है और हाइड्रोजन इससे 180 ऑपोजिट है तो ये आंसर नहीं है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये CO बॉन्ड जो है वो टूटा है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि ये जो CO बॉन्ड है वो टूटता है, CO बॉन्ड ये टूटता है। और उसी तरह से यहाँ हम देख सकते हैं कि ये CO बॉन्ड ये टूटा हुआ है। इधर देखिए, ये रहा, और ये CO बॉन्ड टूटा है और CH2 जो है उसने इरिडियम के साथ बॉन्ड बनाया है, ये देखें। और ये CHO, ये देखिए, ये जो CH और O ये रहा, और इसी CH के साथ CH3 जुड़ा है, वो ये रहा। तो आप देखें कि उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से मूवमेंट होगा और ये C डबल बॉन्ड O बनेगा और ये CH3 ये यहाँ पर है, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला वो इरिडियम, जो हाइड्रोजन इस जगह से निकला वो इरिडियम के साथ जुड़ गया। तो जब उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम देखें तो ये हाइड्रोजन उसी दिशा में है जहाँ से इरिडियम से जुड़ा हुआ है, जिस दिशा से CH2 है। सो हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट था और वो मैकेनिज़्म था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर डेकाबोरेन का इस्तेमाल किया गया है, एसिटिलीन के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाना है इन द प्रेजेंस ऑफ E2S। हमसे पूछा है इन सब से में से कौन सा प्रोडक्ट होगा। आइए जान लेते हैं डेकाबोरेन के बारे में कुछ बातें। डेकाबोरेन रिएक्ट्स विद लुईस बेसेस सच एज CH3CN या E2S टू फॉर्म एडक्ट्स। तो एडक्ट बनाता है इस तरह के लिगेंड्स के साथ जो कि लुईस बेसिस हैं, और दो मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़ जाते हैं, दो हाइड्रोजन डेकाबोरेन से निकल जाते हैं। आप ये या इस कॉम्प्लेक्स टोटल कॉम्प्लेक्स में से दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं B10H14 था, यहाँ पर B10H12 है और दो लिगेंड इसके साथ जुड़ गए हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसको एरेक्नो क्लस्टर कहा जाता है, और ये एरेक्नो क्लस्टर जो है वो एसिटिलीन के साथ रिएक्ट करता है क्लोसो ऑर्थो कार्बोनेट कार्बोरेन देता है ये। तो ये जो क्लोजो ऑर्थोकार्बोरेन दे रहा है ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन है एसिटिलीन के साथ डेकाबोरेन का इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस बेस जैसे E2S। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि ये देखिए एसिटिलीन का रिएक्शन हुआ और दो लिगेंड्स जो यहाँ से जुड़े हुए थे इस एरेक्नो क्लस्टर के साथ, वो दोनों लिगेंड्स बाहर निकल आए, और आप देख सकते हैं इस तरह से ये क्लोजो कार्बोरेन बना है प्रोडक्ट के रूप में। और साथ ही आप देख सकते हैं जो यहाँ पर H12 था वो H12 यहीं पर ही है, C2H2 यानी एसिटिलीन था, और उसके हाइड्रोजन्स जो हैं टोटल अगर आप गिने तो उसमें ऐड नहीं हुए हैं, और दो हाइड्रोजन एक बार और निकल गए हैं। तो पहले स्टेप में दो हाइड्रोजन निकले थे और दूसरे स्टेप में दो हाइड्रोजन एटम्स निकले हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं डेकाबोरेन का एसिटिलीन के साथ रिएक्शन। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर यूज़ किया गया है SET ट्वाइस, और SET ट्वाइस ने सबसे पहले एरेक्नो क्लस्टर बनाया ये इस तरह से, और दो हाइड्रोजन निकल गए, और बोरोन के साथ है 12 हाइड्रोजन। जब एसिटिलीन के साथ रिएक्शन हुआ तो ऐसे में दो हाइड्रोजन दोबारा निकल गए। ये जो E2S है वो भी इधर निकल गए दोनों के दोनों, और उसके बाद आप देख सकते हैं कार्बन ये दोनों के दोनों यहाँ इसके साथ बोरेन वाले जो क्लस्टर था उसके साथ ये जुड़ गए हैं, और C2B10H12 क्योंकि दो हाइड्रोजन और निकल गए हैं टोटल में से, तो ये हमारा जो क्लोजो या ऑर्थो कार्बोरेन जो क्लस्टर है कंपाउंड है वो बनेगा।
तो हम इन सभी ऑप्शंस में, देखिए ये तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो इन सभी ऑप्शंस में हम देख लेते हैं कि कहाँ पर है C2B10H12, तो ये रहा C2B10H12। बाकी यहाँ पर देखिए B8 है, B9 है, देखते हैं इसको क्रॉस करना है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कमी नहीं है, बराबर रही है C2H2 के जुड़ने के बाद। सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, तो ये सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे स्क्रीन पे है, इसको याद कर लेते हैं। एडमंड डिग्रेडेशन या एडमंड साइकिल जिसे कहते हैं हम, और ये यूज़ होता है प्रोटीन के सीक्वेंस को पता करने के लिए। किस तरह से जो एन टर्मिनल सीक्वेंसिंग है उसे पता करने के लिए। एन टर्मिनल यानी जहाँ पर प्रोटीन के जिस सिरे में एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है उस सिरे का ये पता, उस सिरे में कौन सा एमिनो एसिड है उसका पता करते हैं हम एडमंड डिग्रेडेशन के द्वारा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं PITC। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट का इस्तेमाल किया गया है। और आप ये देखिए कि फिनाइल आइसोथायोसाइनेट किस तरफ से रिएक्ट करता है। देखिए ये जो एमिनो एसिड है, जो एमिनो टर्मिनल का एसिड है, ये एमिनो टर्मिनल और प्रोटीन का दूसरा टर्मिनल होता है एसिडिक COOH टर्मिनल। तो जहाँ पर जिस साइड में NH2 है उस साइड से ये फिनाइल आइसोथायोसाइनेट जो है वो रिएक्ट करता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये R1, ये रहा R1। और जो दूसरा अमीनो एसिड है जो यहाँ दिखाया गया है, आगे लंबी चेन होगी लेकिन सेकंड वाले को सिर्फ यहाँ दिखाया हुआ है, तो सेकंड वाला ये रहा। तो बॉन्ड किसके साथ बना? बॉन्ड उस सिरे के साथ बना जहाँ R1 यानी पहला अमीनो एसिड है, जिसका एमिनो ये रहा एमिनो ग्रुप जो है जिस एंड में है वहाँ से बॉन्ड बनता है। और ये एमिनो ग्रुप है, ये R1 पहले एमिनो एसिड का एल्काइल ग्रुप। आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्रोटॉन का निष्कासन हुआ। और ये भी कि ये जो एमिनो एसिड है R2 वाला, वो उसका NH2 R2COOH वाला हिस्सा वो इधर से निकल कर आ जाता है। यानी सेकेंड जो एमिनो एसिड है वो अब एक एंड में आ गया है, सिरे में पहुंच गया, जबकि रिएक्शन से पहले R1 इस एंड में था। तो अब आ गया है R2 जो यहाँ आप देख सकते हैं। उसका मतलब R1 वाले एमिनो एसिड ने PITC के साथ बॉन्ड बना लिया है और फिर उसका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बनता है, और जिसको फिर हम एनालाइज करते हैं ये पता करने के लिए R1 ग्रुप क्या है, या फिर दूसरे शब्दों में कि ये एमिनो एसिड क्या था। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए जान लेते हैं कुछ और बातें। DIPEA NN डाई आइसो प्रोपाइल इथाइल एमीन। सो NN डाई आइसोप्रोपाइल, ये इथाइल एमीन, इसको यूज़ किया जाता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एमीन है, और ये एक अच्छा प्रोटॉन स्कैवेंजर है। प्रोटॉन स्कैवेंजर यानी प्रोटॉन को सिस्टम में से निकाल लेता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, जो हमारे स्क्रीन पे है। इसमें पूछा है एडमंड डिग्रेडेशन के द्वारा इस डाईपेप्टाइड का, ये रहा डाईपेप्टाइड, इसका एडमंड, अगर हम एडमंड डिग्रेडेशन करें तो ये जो प्रोडक्ट है वो क्या होंगे। यहाँ पर हमने लिया है PHNCS यानी PITS हमने लिया हुआ है यहाँ पर, और हमने लिया हुआ है DIPA जो हमने अभी देखा था प्रोटॉन स्कैवेंजर के रूप में। ए और बी क्या बनेगा? हमने अभी एडमंड डिग्रेडेशन देखा है, और एडमंड डिग्रेडेशन जहाँ एमिनो साइड है उस साइड से ये बॉन्ड बना के इसको निकाल के ले जाता है। PITS जैसे ये जो आइसोथायोसाइनेट है, और जो बच जाता है वो ये वाला एमिनो एसिड बच जाता है, जिसका N ग्रुपिंग अब एक्सपोज हो जाता है अगर ये प्रोटीन के साथ लंबे चेन के साथ था, और अगर लंबे चेन के साथ नहीं था तो ये COOH बच जाएगा, और ये नया एमिनो एसिड हमें अलग से पड़ा हुआ मिलेगा, और ये जो हिस्सा है वो इसके साथ मिलकर हेटेरोसाइक्लिक यौगिक बनाएगा। ये हमने अभी देखा था एडमंड डिग्रेडेशन में, इससे पहले वाले स्लाइड में। अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनको हम देख लेते हैं। हमें मालूम है कि एक कंपाउंड इसमें से ये वाला एमिनो एसिड होगा। तो लेट अस सी कि एमिनो एसिड ये वाला कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर एमिनो एसिड
ये वाला है जो कि गलत है। यहाँ पर एमिनो एसिड है ही नहीं तो गलत है, यहाँ पर भी नहीं है, गलत है, यहाँ पर एमिनो एसिड है तो ये हो सकता है। तो उसका यही आंसर होगा। तो ये जो हम देखते ही इसको बिना रिएक्शन को सॉल्व किए, बिना इसका प्रैक्टिस किए या बिना वर्कआउट किए हम एकदम देख के बता सकते हैं कि ये रहा एमिनो एसिड जो यहाँ पर है। और ये जो आइसोप्रोपाइल वाला आर ग्रुप है वो क्योंकि PITS के साथ रिएक्ट करेगा, हेट्रोसाइक्लिक बनाएगा, तो ये रहा इसका जो पहला एमिनो एसिड इस सिरे का जो थायोआइसोसाइनाइड के साथ, आइसोथायोसाइनाइड के साथ जिसने रिएक्शन किया। सो दिस ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर भी आपके नॉलेज के लिए हम देख लेते हैं कि रिएक्शन हुई कैसे। ये देखिए ये एमिनो एसिड है, ये डाइपेप्टाइड है और ये जो ग्रुप है वो एमिनो सिरे के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से कार्बन सल्फ़र जो है इस कार्बन के साथ और नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाया। और साथ ही हम देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन कार्बोनाइल कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो इस तरह से टूटता है। हमें मालूम है कि ये जो डबल हेडेड कर्व्ड एरो है वो ये दिखाता है एक बार इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचे और दूसरी बार इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ पहुँचे। तो इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को 2 स्टेप में अलग अलग ना दिखा के एक ही बार में दिखाया गया है। और PITS के साथ आप देख सकते हैं रिएक्शन हो रही है इस तरह से, और ये वाला हिस्सा टूटकर अलग निकल आया। तो ये जो हिस्सा है वो एमिनो एसिड का वो ये रहा, ये यहाँ से यहाँ पर आया है और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है वो ये बॉन्ड बना है। कैसे वो देख लेते हैं। ये नाइट्रोजन के साथ ये वाला कार्बन, तो आप देख सकते हैं NH के साथ ये जो कार्बन का बॉन्ड बना है और उधर देख सकते हैं कि सल्फ़र ने C डबल बॉन्ड O के साथ बॉन्ड बनाया है, वो ये रहा। ये 2 नए बॉन्ड बने हैं और ये जो कार्बोनाइल कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटा है जिसकी वजह से ये हमको मिला है। तो इससे तो आगे ये प्रोडक्ट मिलेगा जिससे हमें जो हमें आंसर के रूप में वहाँ दिखा गया है और दिया गया है। और ये जो अमीनो एसिड है इसको अगर ये बिलो द प्लेन है, इसको अगर आप 180 डिग्री रोटेट कर लेते हैं, फ्लिप कर लेते हैं तो अबव द प्लेन आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा B और ये हमारा A जो कि हमने इससे पहले भी देखा था। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Both 1 phenyl propane 2-one and 1 chloro 3 phenyl 2 propane 2-one give सेम प्रोडक्ट। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमें ड्रॉ करना है, लिख लेना है ताकि पता पड़े कि प्रोडक्ट क्या है। व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOMe सोडियम मिथॉक्साइड द प्रोडक्ट A इज़। तो जो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम लिख लेते हैं। सोडियम मिथॉक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। पूछा है कि दोनों के दोनों एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। देखिए एक तो मिथाइल 3 फिनाइल प्रोपियोनेट है और मिथाइल 2 फिनाइल प्रोपियोनेट है, इधर ये दोनों और दिए हुए हैं। सो हमें जब प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें 2 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि इसमें एक तो हैलोजन नहीं है। आप देख लीजिए कि दोनों जो मॉलिक्यूल्स हमको दिए हुए हैं उन दोनों में हैलोजन्स हैं और ये जो उत्पाद है उनमें कहीं पे भी हैलोजन नहीं है। उसका मतलब हैलोजन इसमें से एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ हमने बेस यूज़ किया हुआ है तो उसका मतलब है अगर हैलोजन एलिमिनेट हो रहा है तो कोई साइक्लिक इंटरमीडिएट इसके बीच में हो सकता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। तो ये 1 क्लोरो 1 फिनाइल प्रोपेन 2-one और यहाँ पर 1 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपेन 2-one, यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स को हमने इस तरह से लिखा। ये जो CH3 हाइड्रोजन है उसको हमने CH2 और H करके लिखा है और यहाँ पर भी जो ये जो CH2 था उसको हमने CH और हाइड्रोजन अलग करके लिखा है ताकि रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने में ईजी हो। सोडियम मिथॉक्साइड बेस का इस्तेमाल किया गया है और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप के पास है और ये निकल जाता है। मोरोवर यहाँ पर हमें C- होना है, C- नहीं होगा
तो ये अटैक करके इस Cl को निकाल नहीं पाएगा। इसलिए एक यहाँ से इस प्रोटॉन का निकलना H+ के रूप में और यहाँ इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आना ज़रूरी है। ठीक उसी तरह से यहाँ ये एसिडिक हाइड्रोजन है और यहाँ माइनस चार्ज आना ज़रूरी है और उस माइनस चार्ज का यहाँ C+O तक डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक उसी तरह से ये जो है इसमें भी डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस के द्वारा होगा। अब जो यहाँ C- बना है या इनोलेट आयन बना है वो Cl को इस तरह से पुश करके बाहर निकाल देगा, या आप कह सकते हैं कि कार्बन क्लोरो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाएगा और इस तरह से एक साइक्लिक इंटरमीडिएट हमें प्राप्त होगा। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये यहाँ से यहाँ बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है और जहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ वाले कार्बन पर pH है और दूसरा वाला कार्बन जो है वो CH2 है। ठीक उसी तरह से जब यहाँ से अटैक होगा तो कार्बोनाइल कार्बन, ये 3 मेंबर्ड रिंग है, तो कार्बोनाइल कार्बन के साथ में pH ये रहा और जो दूसरा यहाँ पर ये जो है वो CH2, यानी कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ है pH और दूसरी तरफ है CH2। तो ये दोनों के दोनों इस जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है उसको ये प्रदान करते हैं और उसके बाद इसका, क्योंकि ये स्ट्रेन्ड रिंग है, इसमें तनाव है, ये खुलेगा ज़रूर। सोडियम मिथॉक्साइड है इसके मीडियम के अंदर रिएक्शन होने के लिए और इस कार्बोनाइल कार्बन पे इसने अटैक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्टर ग्रुपिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ये एस्टर ग्रुपिंग यहाँ पर बन गया। तो COOMe और यहाँ पर भी COOMe ये जो है ओपन होता है, रिंग यहाँ से टूटती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C+O के बाद एक CH2 और उसके बाद CHPH ये रहा और ये CH- के ऊपर एक प्रोटॉन फिर आप आकर जुड़ जाता है तो ये CH2 हो गया। अब आप ये पूछ सकते हैं कि बॉन्ड यहाँ से क्यों टूटी? अगर इसी कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक होना है तो बॉन्ड यहाँ से भी तो टूट सकता था, लेकिन अगर आप देखें कि अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो फिर ये जब खुलकर यहाँ आएगा, खुल जाएगा ये, तो ये आप देखें कार्बोनाइल कार्बन के साथ वाले में होगा pH, ये pH लगेगा और जिससे स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा होगी, जो ट्रांजिशन स्टेट होगा उसमें भी त्रिविम बाधा ज़्यादा होगी और जो प्रोडक्ट होगा उसमें भी त्रिविम बाधा ज़्यादा होगी। ऐसे में जो रिंग ओपनिंग है वो इसी जगह से अगर हो तो फिर ये स्टेबल प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। तो हम देख सकते हैं कि मिथाइल 3 फिनाइल प्रोपियोनेट हमें प्राप्त होगा। आइए देख लेते हैं कि ऑप्शंस हमारे पास क्या दिए हुए थे। यहाँ पर देखिए मिथाइल 3 फिनाइल दिया हुआ था और फिर मिथाइल 2 फिनाइल दिया हुआ था। इन दोनों में कन्फ्यूजन था और ये जो बाकी दोनों हैं ये किसी भी हालत में नहीं बन सकते। तो इन दोनों में अगर कन्फ्यूजन है, हम देख सकते हैं कि मिथाइल 2 फिनाइल प्रोपियोनेट, इसमें स्टेरिक इंडरेंस ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट में भी कम होगा और इसमें प्रोडक्ट बनने में भी कम होगा, तो इसीलिए स्टेरिक इंडरेंस कम होने की वजह से ये फेवरेबल प्रोडक्ट हुआ। तो ऑप्शन जो है हमारा आंसर के लिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है। ये स्टीरियो केमिस्ट्री भी है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी है और 1HNMR, तीनों का कॉम्बिनेशन है। इन्होंने कहा है कि अंडर फोटोकेमिकल कंडीशंस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो रही है फोटोकेमिकल कंडीशंस में और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का 1HNMR केमिकल शिफ्ट क्या होगा मिथाइल ग्रुप्स का इन डेल्टा ppm। तो इन्होंने इकट्ठे सारी कुछ चीज़ें पूछ ली हैं क्योंकि इन्होंने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बोला है और साथ ही में इन्होंने फोटोकेमिकल कंडीशंस भी बोले हैं, तो वुडवर्ड हॉफमैन रूल का यूज़ करना नहीं भूलिएगा। वुडवर्ड हॉफमैन रूल से सबसे आसानी से आप जो स्टीरियोकेमिकल नतीजे पे पहुंच सकते हैं। वुडवर्ड हॉफमैन रूल फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस क्या है, वो बहुत इजी है, आप एक को याद कीजिए, बाकी सारे जो है ऑटोमेटिकली उसके रिवर्स आते हैं। वुडवर्ड हॉफमैन रूल ओपन चेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है
और हमें मालूम है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के द्वारा रिंग ओपन चेन जो कंपोनेंट है, ओपन चेन जो कंपाउंड है वो क्लोज्ड रिंग कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम अगर काउंट करें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ओपन चेन कंपाउंड, अगर वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो अगर फोटोकेमिकल कंडीशंस है तो कॉन रोटेशन होगा। और ठीक इसका रिवर्स आप देख लीजिए, हालांकि इसको यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाएगा, फिर भी देख लीजिए 4n पाई सिस्टम अगर ओपन चेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का है तो कॉन रोटेशन अगर होता है तो वो थर्मल कंडीशन होता है। आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं कि अगर कॉन रोटेशन होगा 4n2+ के लिए तो फोटोकेमिकली अलाउड होगा। और आप देखें अगर ऊपर और नीचे दोनों इन रिएक्शन दोनों इन सिस्टम को, तो आप देख सकते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एकदम एक दूसरे के उलट हैं। यहाँ कॉन रोटेशन फोटोकेमिकली अलाउड होता है, तो इसमें कॉन रोटेशन जो है वो थर्मली अलाउड होता है। ठीक उसी तरह से अगर कॉन फोटोकेमिकली अलाउड है तो डिस जो होगा वो थर्मली अलाउड होगा, और उसका उल्टा यहाँ डिस जो होगा वो फोटोकेमिकली अलाउड होगा। तो एक को याद रखेंगे तो आपको जो चारों कंडीशन है ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आइए हम देखते हैं अपने मॉलिक्यूल को जो हमें दिया हुआ है। इसमें ये ओपन चेन सिस्टम है। इसमें जो ओपन चेन सिस्टम के पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं। एक एक पाई इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 एंड 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और इन्होंने बोला हुआ है कि फोटोकेमिकल कंडीशन बोला है तो कॉन रोटेशन होगा। तो उसका मतलब ये कॉन रोटेशन के द्वारा रिंग क्लोजर इस मॉलिक्यूल के अंदर होगा। तो इस जो डबल बॉन्ड है इसको यूं 180 डिग्री आप अगर रोटेट करें और अपने अंगूठे से मिथाइल ग्रुप को पकड़ें और इस ग्रुप को या इस जगह को, इस बॉन्ड को अगर अपने उंगली से पकड़ें, इसको अंगूठे से पकड़ें और इसको क्लॉकवाइज रोटेट करें, तो ये मानते हुए कि ये मिथाइल ग्रुप ऑन द प्लेन है, इस तल के ऊपर है जहाँ आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इसको अंगूठे से पकड़ें और इसको उंगली से पकड़ें, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करें 90 डिग्री, तो आप देखेंगे कि ये तल से ऊपर आ गया है और ये मोटे लाइन से दिखा देंगे। उसी तरह से इस वाले बॉन्ड को भी आप रोटेट करें और अंगूठे से इस बॉन्ड को पकड़ें और उंगली से मिथाइल ग्रुप को पकड़ें, जो कि ये इस प्लेन पर, इस तल पर है जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं। इसको फिर घुमाएं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आप देखेंगे जो उंगली से आपने इसको छू रखा है वो तल के नीचे चला गया है, यानी इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, नीचे चला जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा अगर हमने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो 90 डिग्री के लिए। एक तो ये बात इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में रिंग क्लोजर होगा, तो ये रहा रिंग क्लोजर हो गया। और हम देख सकते हैं कि अगर रिंग क्लोजर होता है इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, ये टूटेगा और यहाँ एक बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा। सो इस तरह से रिंग क्लोजर होगी और ये ऊपर और ये नीचे प्लेन के चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें सिस और ट्रांस। हमने देखा एक ऊपर चला गया तल के, एक नीचे चला गया। सिस वाले ऑप्शंस कैंसल्ड। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। एक में दिया हुआ है ट्रांस 17 ppm और एक में दिया हुआ ट्रांस -5 ppm। -5 ppm यानी ये शील्डेड प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, और शील्डेड प्रोटॉन की बात तब कर रहे हैं जब यहाँ पर जो है रिंग करंट ये एरोमेटिक सिस्टम हो और ये दोनों जो मिथाइल प्रोटॉन्स हों, मिथाइल ग्रुप्स हों, वो रिंग के अंदर हों।
तो आइए देख लेते हैं क्या ये एरोमेटिक सिस्टम होगा। हम देखते हैं कि इन तीनों जो बॉन्ड्स हैं, ये तीनों बॉन्ड ये और ये तीनों टूट जाएंगे, उसकी जगह यहाँ और यहाँ दो नए बॉन्ड्स बनेंगे। लेट अस काउंट कि कितने पाई बॉन्ड्स हुए, पाई इलेक्ट्रॉन्स से। यहाँ से शुरू करते हैं इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन। उसका मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4 × 3 दैट इज़ 12 + 2, तो यानी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये भी। तो यानी एरोमेटिक सिस्टम है। एरोमेटिक सिस्टम है तो अंदर रिंग के अंदर जो है वो डी शील्डिंग होगी, और भयंकर डी शील्डिंग होगी, बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए -5 आएगा, ना कि +17। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इस एक्सप्लेनेशन को आइए इधर देख लेते हैं। ये देखिए कॉन्वर्टेशन यहाँ पर दिखाया हुआ है, इन दोनों में कॉन्वर्टेशन होगा वुडवर्ड हॉफमैन, इन दोनों में वुडवर्ड हॉफमैन रूल के अनुसार। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, और ये जो तीनों पाई बॉन्ड्स हैं वो टूट के ये दो नए पाई बॉन्ड्स बने। ये रिंग अबव द रिंग, ये बिलो द रिंग। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और डायट्रॉपिक रिंग करंट है, इसलिए डेल का मान होगा -5। और ये दोनों एक ऊपर और एक नीचे है प्लेन के, तो ये हुए ट्रांस। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये साइक्लोऑक्टाडाइन का क्वेश्चन है, क्लासिकल एग्जाम्पल है, और एक इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका एसिटाइलेशन किया गया है और इसकी एक खासियत है, इसलिए इसको पूछा गया है। एक टिपिकल क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको आपको याद रखना होगा। दिसंबर 2018 का है, यहाँ डी हट गया है। खैर जो भी हो, इसमें जो है कि एसिटाइलेशन हुआ, एक डबल बॉन्ड में एसिटाइल ग्रुप जाके लगेगा तो दूसरे में आ जाएगा प्लस चार्ज। और जैसे ही यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप लगेगा आकर, जैसे कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में होता है, उसी तरह से यहाँ ये डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। यहाँ पर COCH3 ग्रुप लगते ही ये डबल बॉन्ड टूटा और यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। और ऐसे में ये जो पाई बॉन्ड जो दूसरा है, क्योंकि ये रिंग बहुत बड़ा है, इसलिए बैक साइड अटैक ये करता है, जिसकी वजह से 5 सदस्यीय 5 मेंबर्ड रिंग 5 सदस्यीय वलय बनते हैं। तो हमें देखना है 5 सदस्यीय वलय बनने वाले कौन से यहाँ पर यौगिक हैं, और जो 5 सदस्यीय वलय बनने के बाद जो प्लस चार्ज शिफ्ट होता है उसमें जो Cl है वो जाके जुड़ता है। तो यहाँ ऑप्शन बड़ा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 5 सदस्यीय वाला सिर्फ ये दिया हुआ है, ये 8 सदस्यीय है जो कि रॉन्ग है, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ 4 और 6 दिया हुआ है जो रॉन्ग है। सिर्फ ये ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें ज़्यादा अपने को दिमाग भी नहीं लगाना था, अपने को सिर्फ फैक्टर जो अपना फैक्ट है वो मालूम होना चाहिए था। सो दिस इज़ द मैकेनिज़्म जो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि टिपिकल एग्जांपल है साइक्लोऑक्टाडाइन का, तो इसको अपने को ध्यान में रखना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये देखिए आप AlCl3 के प्रेजेंस में CH3COCl के साथ इन्होंने रिएक्शन करा है, और एक डबल बॉन्ड जो है वो टूट के इस पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ है, जो दूसरे के ऊपर प्लस चार्ज आ गया है, बैक साइड अटैक हुआ है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 सदस्यीय दल, 5 सदस्यीय वलय रिंग, 5 मेंबर रिंग, और इधर 1 2 3 4 और 5 और दूसरा 5 मेंबर रिंग। तो 2 5 मेंबर रिंग बने, और क्योंकि यहाँ से इसका अटैक हुआ है तो साथ वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा या एडिशन होगा रादर, यहाँ पर एडिशन होगा और यहाँ पर एडिशन होगा। और यहाँ पर देखिए AlCl4 आया है, एक Cl माइनस इसके पास एक्स्ट्रा है, वो Cl यहाँ जुड़ जाता है, और जो निकल के आता है वो है AlCl3, जो कि कैटलिस्ट पहले स्टेप में यूज़ हुआ था, और आखिरी स्टेप में वो कैटलिस्ट हमें वापस मिल गया है। एंड दिस वाज द प्रोडक्ट जो हमने देखा, हमारा आंसर। आई होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल टू यू। आपको इसमें मदद मिली होगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।